तो हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद तमश और आज हम लोग वेक्टर्स कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी 1D वाला पोर्शन कवर किया था। तो सवाल ये सबसे पहला कि वेक्टर्स की हमें जरूरत क्या पड़ गई, क्यों हमें वेक्टर्स पढ़ना है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं बगैर वेक्टर्स पढ़े। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं जिससे आपके लिए वेक्टर्स पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है कि हमें कुछ चीजें पढ़नी क्यों है तो फिर आपके लिए वो चीज ऑब्वियसली पढ़ना आसान हो जाता है। तो फिलहाल तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर पार्टिकल है, मैंने इसको यहां से थ्रो किया और ये पार्टिकल यहां जाके गिरता है, और मैं आपसे बोलूं बताओ 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा बनाऊं कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां कहीं पर है, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड के बाद, तो आप बोलोगे सर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तो आपने फॉर एग्जांपल v = u + at का इस्तेमाल किया, तो वहां पर वेलोसिटी प्लस या माइनस के साथ आप लिखते थे, आपको याद आ रहा होगा। एक डायरेक्शन को आप प्लस बोलते, दूसरे डायरेक्शन को माइनस लिखा करते थे, हमारी सारी चीजें मैनेज होती थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से यहां थ्रो कर दिया, अब बताओ 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसको मैं प्लस में लिख दूंगा। तो इसका मतलब अगर आपने इक्वेशन v = u + at लगाई और उसमें आपने u को प्लस में रख दिया, सही, ठीक। अगर मैं बात करूं v की, तो v में मैं क्या लिखूंगा, v को मैं प्लस लिखूं माइनस लिखूं, क्या लिखूंगा मैं। तो इसका मतलब v की डायरेक्शन मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं इसको प्लस बोल रहा हूं तो प्लस का मतलब तो ये डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं माइनस तो माइनस का मतलब इसके अपोजिट। तो अगर मैंने इसको प्लस मान लिया है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये बात, ये वाली डायरेक्शन ना प्लस से कवर हो रही है और ना ही माइनस से कवर हो रही है। इसका मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हमें कुछ और बातें समझनी होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स आया कहां से, ये कहां से हमारा रिलेट होता है। तो ये बेसिकली जो वेक्टर्स है, ये बेसिकली यहां से बात हम शुरू करते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज 2 तरह की हो सकती हैं। क्वांटिटीज का मतलब जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं पहली बात करूं तो होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंस क्या होता है बात समझते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्या टाइम मेजर होता है? हाँ, सेकंड्स में यूनिट होती है, एसआई यूनिट। टाइम मेजर होता है, लेंथ मेजर होती है, वजन मेजर होता है, ये सारी चीजें मेजर होती हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं तो मैं आपको बोलूंगा कि मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, ये सारी बातें, वेलोसिटी ये भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी बातें मेजर होने वाली है, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो कितना करते हैं, इसकी कोई मेजरमेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आप किसी से हेट करते हैं, कितनी नफरत करते हैं, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसको भी मेजर नहीं कर सकते, कोई डिवाइस इसकी नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनको मेजर नहीं कर सकते। तो जिनको मेजर नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, नहीं कर सकते। तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल आपने सही समझा। अगर मैं बात करूं लव, तो ऑब्वियसली ये भी मेजर नहीं होगा, हेट ये भी मेजर नहीं होगा। मतलब जितने भी आप फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स हमारी मेजर नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में लिखेंगे। एक सॉन्ग आपने शायद, बॉलीवुड का बहुत पुराना गाना आपने शायद सुना होगा कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो बेसिकली यहां पर भी जो शायर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अरे सही बात है, जानोगे कहां से जब उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने की कोई डिवाइस है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि हम उसको नहीं जानेंगे। ठीक, तो मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं।
तो बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ेगा कि जो फिजिक्स है वो हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस नहीं करता है, इस चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ऑब्वियस बात है कि हम कैसे समझेंगे, जब उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते तो फिर उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग जो फिजिक्स में चीज़ें कवर करेंगे वो सारी बातें हमारी फिजिकल क्वांटिटी से ही होंगी। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते उसको फिजिक्स में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली एज अ इंसान मैं आपकी फीलिंग समझूंगा, मैं आपकी बातें समझूंगा, लेकिन हाँ फिजिक्स आपकी बातें कम समझेगा। ठीक, कुछ और बात हम लोग समझते हैं। अगर मैंने समझा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में हमें वही कवर करनी है, तो उसमें अब थोड़ी सी और बात समझे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने 11th के हिसाब से। ऑल इसमें टेंसर भी होता है, वो हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें क्वांटिटी होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है? ऐसी क्वांटिटीज जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे मैं अगर बात करूं कि स्पीड, तो स्पीड हमारी स्केलर वैल्यू, आप स्पीड यहां लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अगर मास की बात करें 5 kg, तो इसका मतलब 5 kg एक मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है जो मास है वो भी एक स्केलर वैल्यू। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। सिमिलरली कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं, बगैर डायरेक्शन के वो चीजें डिफाइन नहीं होंगी। जैसे आपने सबसे पहले समझा डिस्प्लेसमेंट, आपने समझा पोजीशन, ये सब वेक्टर वाली चीजें हैं। तो जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी चाहिए होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपने सही समझा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स कैसे वेक्टर है, इसको डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, समझे? अगर मैं आपसे बोलूं कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया कुछ 5 न्यूटन, तो अगर 5 न्यूटन आप यहां से लगाओगे तो ये अलग बात है। अगर आप फोर्स 5 न्यूटन ही लगाओ लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये अलग बात है। तो ये दोनों डिजाइनें अलग हैं। इसमें हो सकता है कि ब्लॉक अगर फोर्स लगाओगे तो ये वाला ब्लॉक चलने लग जाए इस तरफ, अगर ऐसे फोर्स लगाओगे जमीन पर रख करके तो ऑब्वियसली ब्लॉक नहीं चलेगा। इसका मतलब फोर्स ऐसे लगाना और फोर्स ऐसे लगाने में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, हमें उसके साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होगी। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिखा जाता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको वेक्टर बोलेंगे। ये बात हमने क्यों लिखी? क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मान लो यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, तो यहां से मान लो 3 एम्पियर आ रही है करंट, और यहां से अगर करंट जाएगी तो बताओ कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पियर यहां से आ रही है, 3 एम्पियर यहां से आ रही है, तो शायद आपको पता हो तो ये मिला करके हमारी जो करंट है वो हमारी 5 एम्पियर यहां से हो जाएगी। तो यहां पर एक्चुअल में आपको मैग्नीट्यूड भी नजर आ रहा है और शायद डायरेक्शन भी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। बाकी ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वेक्टर्स क्या है वो हमें डिस्कस करना है, कौन वेक्टर है कौन वेक्टर नहीं है, ये बातें हमारे ज्यादा काम की नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लिख लें, फिर कुछ और बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझें कि जो वेक्टर है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे लिखते हैं और ये कहना क्या चाहता है, ये सारी बातें समझते हैं। जैसे अगर हमने कोई एक इस तरह की लाइन बनाई, कोई एक मैंने एरो बनाया, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर में कुछ बातें जो हमें समझनी चाहिए, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग हेड। तो ये वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, इस वेक्टर का ये वाला पार्ट हेड है। और अगर मैं बात करूं ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये, इसको मैं बोलता हूं टेल। तो इसको टेल बोला जाता है और इसको हेड बोला जाता है, छोटी सी बात। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं वर्ड कभी इस्तेमाल करूं टेल और हेड तो आप समझ जाएंगे कि टेल और हेड का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं जो वेक्टर है, वेक्टर की जो लेंथ होती है, इसकी जो यहां से यहां तक लेंथ देख रहे हैं,
तो वेक्टर की जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक, तो लेंथ बताती है इसका मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा होता है। अच्छा, अगर जो एरो देखोगे तो इसका अगर एरो देखा जाए तो एरो आपको ये नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एरो का मतलब है कि जो एरो है वो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। तो जो एरो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर का मतलब ही वही है कि दो बातें होनी चाहिए, लेंथ भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरी बात डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वेक्टर में ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, जितना बड़ा वेक्टर होगा वो उसकी लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, और जो एरो है ये एरो इसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो वेक्टर्स हैं उनको अगर हमें शो करना होता है तो उसके लिए कैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम अगर स्केलर वैल्यूज की बात करूं, मैंने मास लिखना था तो मैंने मास को सिंपली m से लिखा और आगे जो भी वैल्यू थी मैंने उसको रख दी। अगर हमें मान लो वेक्टर क्वांटिटी को शो करना है, फॉर एग्जांपल हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो मैंने d का इस्तेमाल किया, तो सिर्फ आप d नहीं लिखोगे, अदरवाइज फिर ये कंफ्यूजन होगा कि ये वेक्टर है या स्केलर। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है इसके ऊपर एक छोटा सा एरो। तो अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर हम छोटा सा एरो लगा देते हैं तो ये बताता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको वेलोसिटी लिखना है तो आप v सिर्फ नहीं लिखोगे, v के ऊपर एरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहां पर इस तरह से शो कर दिया। आगे जो भी वैल्यूज होगी इस वैल्यू को, फिलहाल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लो वेलोसिटी लिखना है तो मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन के साथ मैंने इसको ईस्ट लिख दिया। ठीक है, तो वेक्टर को जो डिफाइन करते हैं उसमें हम एरो भी शो करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास मान लो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, तो ये हमारे पास कंप्लीट वेलोसिटी हो गई। अगर हमें इस वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इस तरह की डिजाइन कि हमारे पास जो ये वेक्टर क्वांटिटी थी जिसमें मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब ये दो बातें कंटेन करेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर मैं इसमें दोनों तरफ ऐसे लाइन बना दूं, इसको पढ़ा जाता है मॉड। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉड, और ये बताता क्या है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर वैल्यू की मैं बात करूं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये जो डिजाइन है, ये ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को नहीं लेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ये लेगा। तो सिर्फ हमें इसमें लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। समझे बात कि हमारे पास अगर हमें वेक्टर शो करना है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों शो करनी होती है, तो एरो के साथ शो करते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना चाहते हैं किसी वेक्टर का, तो हम उसमें मॉड लगा देते हैं, इस तरह से हम इसको शो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आपने ये v के ऊपर वेक्टर लगाया है तो आप वेक्टर ही मत लगाओ, इसको भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखें कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है, अगर मैं लिख रहा हूं a वेक्टर, तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर हो गया। अगर मैं बात करूं a का पे मैंने मॉड लगा दिया, या मैंने इसमें a जो वेक्टर था वेक्टर साइन ही मैंने हटा दिया, तो इन दोनों बातों का मतलब सेम है। इसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी छोटी मोटी बातें, अगर हमारे पास इक्वल वेक्टर्स एक वर्ड आता है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि मैंने एक वेक्टर बनाया, यहां पर इसको मैंने लिखा a वेक्टर, सही, और मैंने को यहां पर ड्रॉ किया, मैंने उसको लिखा b वेक्टर। और अगर हम ये बात इंश्योर कर लें कि दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैं लेंथ बोल रहा हूं या जब मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, दोनों का मतलब सेम होता है। लेंथ का मतलब ये जो वेक्टर इसकी लेंथ, और इसकी जो लेंथ है बताती मैग्नीट्यूड है, तो कभी मैं मैग्नीट्यूड बोलूं कभी मैं लेंथ बोलूं, दोनों बातें सेम है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है या इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम है, अगर ऐसा है और डायरेक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन भी इस तरफ है और इसके पहले ये वाला, इसका मतलब ये भी डायरेक्शन हमारी वही हो जाएगी, तो ये भी डायरेक्शन हमारी वही है। तो डायरेक्शन भी इस केस में सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो दीज बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि इनके दोनों की इक्वल होने के लिए क्या है, दो बातें होती हैं, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम ही वेक्टर्स हैं, तो दोनों हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं। सही है, ठीक है।
अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये कि अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही वेक्टर्स हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर हो तो उस ए वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर यहां पर है तो इस वेक्टर को मैं यहां ले आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन में मैंने चेंज नहीं किया। और उस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, इससे अगर मैं उसको पैरेलली जैसे था वेक्टर ऐसे ही अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं कहीं पर भी, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में हम चेंज नहीं कर रहे हैं और ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो वेक्टर है उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर का ये है, ये वेक्टर एक ही बात है। रीजन क्योंकि डायरेक्शन भी वही है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी वही है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेम वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ऑपोजिट वेक्टर के बारे में, तो ऑपोजिट वेक्टर क्या बताता है कि हमारे पास जो वेक्टर है, अगर मान लो मैंने लिखा ए वेक्टर और जो मैंने लिखा बी वेक्टर, तो ये वाले वेक्टर्स अगर हमारे अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो अपोजिट का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स की लेंथ हमारी सेम होनी चाहिए। तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ अगर सेम है, अगर ये जितना बड़ा ये वेक्टर है इतना बड़ा ये भी वेक्टर, इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो तो इसका मतलब है कि हम इसको अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे या नेगेटिव वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं वेक्टर वाइज रिलेशन की बात करूं तो वेक्टर वाइज में बोल सकता हूं कि जो बी वेक्टर है बेसिकली वो हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर अगर इस तरफ है तो बी वेक्टर इस तरफ है, तो मैं बोल सकता हूं जो बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स ए वेक्टर, इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां भी लिखा जा सकता था, अगर मैं बोलूं ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ही है तो इक्वल वेक्टर्स है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये हमारे हो गए इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात, अब जरूरी बातों पे हम लोग आते हैं। बेसिक बातें हमने कवर कर ली हैं, अब एक्चुअल में हमें समझना है कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये है क्या। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बताता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो इस तरह से, मैंने इसको नाम लिखा ए वेक्टर और मैंने एक और वेक्टर लगाया इस तरफ, ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, उन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड करके नेट वैल्यू हमें क्या मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। पहले मैं इसका रूल समझ लेता हूं, फिर ये बात ऐसे ही क्यों लिखी गई उस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो हमने ये लिखा ए वेक्टर मैंने ऐसे बनाया जिसका हेड इधर है और टेल यहां पर है, ये वेक्टर हमारा हो गया। दूसरा वेक्टर मैंने यहां बनाया, इसकी टेल यहां पर है और इसका हेड यहां पर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका जो समेशन होगा वो हम इस तरफ शो करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर आएगा, इसको मैं बोलूंगा ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपको ये दिख रही है और डायरेक्शन आपको ये वाली दिख रही है। तो दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो इस तरह से ऐड होते हैं। इसमें जरूरी बात ये है कि एक वेक्टर हमारा जहां खत्म हो रहा है यहां से चलना शुरू किया, ये हमारे पास हेड है, ये टेल है, तो अगले वेक्टर की जो टेल है वो पुराने वाले के हेड पे होनी चाहिए। अगर इस तरह की ही डिजाइन है तो फिर हमारा आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रिजल्ट है क्या, कहना क्या चाह रहा है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां से चलना शुरू किया और मैं यहां तक पहुंच गया, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं कि कोई इंसान है वो यहां चलना शुरू किया यहां तक पहुंचा, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, इतना। डायरेक्शन हमारी क्या हुई, यही डायरेक्शन हुई। इसका मतलब ये मैंने एक वेक्टर की तरह मैं दिखा सकता हूं। फिर मैंने बोला मैं इसके बाद यहां पे खड़े होकर के मैं इधर चला जाता हूं, तो मैं यहां पे खड़े होकर मैं इधर चला गया, मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। पहला डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला है, तो मैं यहां पर फाइनली पहुंच गया। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं पहले मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां से गया 2 मीटर, फिर मैं यहां से आ गया 3 मीटर, तो अगर मैं बात करूं नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 तो नहीं है क्योंकि ये 2 अगर ये 3 है, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हम नेट बात करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप होगा वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं शो करूं तो वो ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। फाइनल का मतलब है कि इस वाले वेक्टर को भी मैंने ऐड किया है, इसको भी ऐड किया है, तो हमें ये फाइनल मिला है। इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा डी वेक्टर प्लस d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर।
तो ये हमारा फाइनल वेक्टर है। एडिशन इसको मैं बोल सकता हूं कि पहले मैं इधर गया फिर मैं इधर गया, तो बताओ मैं नेट कितना गया, तो मैं बोलूंगा d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन, और ये हमारे इसके वेक्टर की जो भी लेंथ है वही हमारा मैग्नीट्यूड बनेगा। यहां तक बात समझ आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात, अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, तो ये क्या बता रहा होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये बेसिकली वेक्टर्स में हम वेक्टर को किस तरह से लगा रहे हैं उसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, ऑल्दो ये सारी बातें एक ही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह से जुड़े हो कि दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर हो, तो अगर दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर है तो उसको फिर हम ऐड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। एडिशन, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगर दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई है तो यहां पर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन बनाई और इसके पैरेलल एक लाइन बनाई, एक हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास इनमें जहां पर टेल जुड़ी हुई थी उसमें यहां से हमें शुरू करके यहां तक जाना होता है। ये बताता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर समझे, मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों की टेल आपस में जुड़ी है, आपको निकालना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब समेशन ऑफ वेक्टर्स हमारा कैसा दिखेगा। तो इसमें आपको शो करने का तरीका क्या है, इसकी आप पैरेलल एक लाइन बनाए, इसकी पैरेलल लाइन बनाए, यहां से जो वेक्टर हमारा गुजरेगा वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की टेल भी उसी पॉइंट पर होगी जहां पर दोनों वेक्टर्स की टेल थी, और इसका जो हेड होगा वो इस वाले किनारे पर आएगा। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं। एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है, इसमें हम डायरेक्टली क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझो कि ट्रायंगल लॉ से ये अलग नहीं है, ये वही बात है। कैसे समझो, अगर मैं ये इस वेक्टर को पहले ड्रॉ करूं तो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर, यहां जो बी वेक्टर हमारे पास है वो यहां पर है। मैं बोला था आपको कि जो बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास है तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने इस वेक्टर को यहां से उठाया, इस वेक्टर को मैंने उठा करके यहां लगा दिया, इस वेक्टर को मैंने उठा करके यहां पर प्लेस कर दिया, तो ये वेक्टर हमारे पास यहां आ गया बी वेक्टर। सही। अब यहां पर कौन सा लॉ लगेगा, क्योंकि यहां पर एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है यहां पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि पहले वाले की टेल से लेकर के बाद वाले के हेड तक हमारा फाइनल वेक्टर बनेगा। जिसका मतलब ये हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि यही बात लिखी हुई यहां पर भी, अगर ये वाले वेक्टर को मैं उठा करके इस वाले वेक्टर को मैं उठा करके यहां पर लगाता हूं, तो अगर इस वाले वेक्टर को मैं उठा करके यहां लगाता हूं तो इस वाले वेक्टर को मैं यहां लेके आऊंगा, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो वेक्टर होगा ए प्लस बी वेक्टर ऑब्वियसली यहीं पे आने वाला है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक ही। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये अलग अलग तरीके जरूर, लेकिन बात एक ही बता रहे हैं। मैंने इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन से भी मैंने ये बात प्रूफ कर दी कि हमारी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब हमारा सवाल है कि इसको मैं डायरेक्टली पढ़ ही क्यों रहा हूं। जब मैं सिर्फ ट्रायंगल लॉ से काम चल रहा है तो मैं पैरेललोग्राम को अलग से पढ़ क्यों रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरह की चीजों की डायरेक्ट जरूरत पड़ती है। एग्जांपल समझे, जैसे मान लो आप डल लेक में या किसी रिवर में, रिवर मान लेते हैं झेलम में आप हैं और आप शिकारा में बैठे हुए हैं, नाव पे बैठे हुए हैं, और इस तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं, यहां जाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली आपने शिकारा जो चलाना शुरू किया, आपने उसकी कुछ रफ्तार रखी जिस रफ्तार से ये वाला इस तरफ चलता हुआ जाए। इस तरफ जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इधर जाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपने फील किया कि जो रिवर है वो भी फ्लो हो रही, तो रिवर जो है वो हमारी इस तरफ फ्लो हो रही। तो आप बताओ किधर जाओगे। अगर आप यहां चलने की कोशिश करोगे तो आप कहां पहुंचोगे, यहीं पहुंच जाओगे? नहीं, क्योंकि अगर आप यहां चलने की कोशिश करोगे और रिवर आपको यहां से पुश भी कर रहा है, इस तरफ पानी चलाएगा, तो इसका मतलब आप एक्चुअली में यहां नहीं जाओगे, आप यहां कहीं पहुंचने वाले हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास नेट वेलोसिटी कितनी है, तो नेट वेलोसिटी कितनी है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने खुद से चलने की कोशिश की इस तरफ और जो पानी ने आपको चलाया वो इस तरफ चलाया, तो इसका मतलब जो आपकी रफ्तार है नेट, वो हम इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकालें तो हमें पता चलेगा एक वेक्टर हमारे पास ये वेलोसिटी का और पानी के फ्लो की वजह से हमको दूसरी वेलोसिटी इस तरफ मिली। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है वो हम ऑब्वियसली दोनों के टेल आपस में जुड़े होने की वजह से हम बोलेंगे ये हमारे पास डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन और नेट वेलोसिटी होगी। मैं इस तरफ चल के यहां कहीं पहुंचने वाला हूं, इस तरफ चलते हुए यहां पहुंचूंगा। तो नेट वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहता हूं, नेट वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा करके हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। कॉमन सेंस बात भी है कि आप यहां चलने की कोशिश करो, यहां भी चलने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब दोनों तरफ चलने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है कि आप इस तरफ जाओगे। तो ये एक ऑब्वियस चीज है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिलहाल आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा रहा हूं, इसका मतलब हमें दोनों की टेल आपस में जोड़नी है
और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसी के बीच से निकलेगा, वो यहां से ही गुजर रहा होगा। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, एक वेक्टर मैंने ये बनाया है और वेक्टर मैंने ये बनाया है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका जो समेशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कई ऑप्शंस सही हो सकते हैं। पहला देखते हैं, आप एक बार पूरा ट्राई करें पॉज करके, फिर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग पहले सवाल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है, और ये वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो ऐसा तो कोई रूल हमने नहीं पढ़ा, हमने जो रूल पढ़ा है उसमें हमारे पास एक वेक्टर अगर ऐसे लगा है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होना चाहिए था, एक की जो हेड है अगले वाला के टेल वहां पे होनी चाहिए थी, वेक्टर ऐसे होना चाहिए था, तो फिर हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमारा बनता। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो कुछ बन नहीं रही है, तो इसको मैं कट कर देता हूं, तो ये हमारे काम की बात नहीं है। अगर ये ऐसे लगा होता, ये वाला वेक्टर ऐसे ना लेकर के ऐसे होता, तो फिर हम ऑब्वियसली बोलते हैं कि ये फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन सही होता। फिलहाल हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वेक्टर था ए वेक्टर, इसको मैं अगर ये डिजाइन बना रहा हूं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, इस वेक्टर को मैंने उठाया यहां लगाया, इस वेक्टर को मैंने उठाया यहां लगाया, तो मैंने वेक्टर्स को उठा करके ए बी वेक्टर को यहां लगा दिया, इसको मैंने उठा करके यहां लगा दिया, फिर मैंने बोला कि ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, नहीं ये गलत है। इसमें आओ, तो वेक्टर को मैंने यहां रखा, बी वेक्टर को मैंने यहां रखा, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये भी गलत है। हाँ, कैसे गलत है, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में जुड़ी होती हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसके बीच से निकल रहा होता है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां से निकल रहा होता है, ये तो गलत आंसर हो गया, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। इस वाले को चेक करो, अगर मैंने बी वेक्टर यहां लगाया, वेक्टर यहां लगाया, और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, चेक करो सही है कि गलत है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, ये सही है। ये वेक्टर पहला वेक्टर समझो, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन से पहले वाले की टेल से शुरू होकर के फाइनल वाले की हेड तक जाता है, तो ये हमारा नेट वेक्टर बनेगा। तो नेट वेक्टर जो हमारा होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो ये लिखा है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको हम बोलेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो एक्चुअल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बात तो वही है, तो इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चेक करें, इसमें क्या बना हुआ है, हमारे पास ए वेक्टर इस तरफ है और जो बी वेक्टर मैंने यहां बनाया हुआ है, और मैं इसको बोल रहा हूं ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्या सही है? कोई बच्चे बोल रहे हैं सही है, नहीं गलत बात, सही नहीं। अगर मैं यहां से यहां देख रहा हूं तो ये बात ठीक है, हमारा ए वेक्टर हो गया, ये वाला हमारा बी वेक्टर हो गया, ये भी सही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा कि कोई वेक्टर हमारे पास यहां से आए, दूसरा वेक्टर यहां से आए, तो जहां पहला वेक्टर शुरू हुआ है उसके टेल से लेकर के हेड तक, फिर अगला वेक्टर जो शुरू हुआ है वो हमारा पुराने वाले के हेड से शुरू, उसका टेल है, और वहां से वेक्टर चल करके यहां इसका हेड होगा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट बनता, तो रिजल्टेंट हमारा पहले वाले की टेल से लेकर के फाइनल वाले की हेड तक होता, ये एक्चुअल हमारा आंसर बनता। लेकिन एक्चुअल में आपको जो ड्रॉ करके दिया है वो इस तरफ दिया है, इसका मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर यहां एक वेक्टर यहां है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको बोला था कि इधर ऐसा होना चाहिए था वही आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। 6 वाले की बात करते हैं, तो 6 वाले मैंने आपको यहां बोला था कि दोनों वेक्टर्स की अगर टेल आपस में जुड़ी होती हैं, तो दोनों के अगर टेल आपस में जुड़ी है तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उन दोनों के बीच से निकलता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों जहां से टेल जुड़ी हुई हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये वेक्टर हमारा वहीं से निकला है, मतलब ये सही हो जाएगा। तो टोटल इसमें 3 ऑप्शंस सही आ रहे हैं। सोच लें, समझ लें, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बेसिकली कोई अलग से ये भी नहीं है, ये बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए यहां लगाए, बी वेक्टर यहां लगाए, सी वेक्टर यहां लगाए, तो इन तीनों का अगर मैं समेशन निकालना चाहता हूं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमारे पास बनेगा। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस में तीनों वेक्टर्स लगे हों, तो एक सीक्वेंस में अगर तीनों वेक्टर्स लगे होंगे तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले वाले के टेल से लेकर के फाइनल वाले के हेड तक, ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। मतलब रिजल्टेंट का मतलब समेशन,
मैं रिजल्टेंट वर्ड इस्तेमाल करूं, मैं समेशन वर्ड इस्तेमाल करूं, दोनों का मतलब सेम है। रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा, समेशन क्या आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो ये बात कहां से आई, मैं इसको ट्रायंगल लॉ से ही प्रूफ कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अगर ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहां होगा। अगर ए वेक्टर वाला बी वेक्टर है तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली यहां पे आएगा। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं इसमें एक और वेक्टर लगा दूं सी वेक्टर, तो मैंने एक यहां पर लगा दिया सी वेक्टर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ इस वाले में, ध्यान से देखें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है सी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं समेशन लगाऊं तो ये आपको सीक्वेंस में दिख रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से पहले वाले की टेल से लेकर के फाइनल वाले की हेड तक ये हमारा फाइनल वेक्टर बनेगा, इन दोनों का समेशन। तो अब इनको भूल जाओ, इनको देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेक्टर लिखा हुआ है और यहां पर सी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज, तो प्लस कर देंगे हम सी, तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ही हम इसको प्रूफ करते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, छोटी सी बात है। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, यहां पर लिखी हुई है कि अगर हमारे जो वेक्टर्स हैं वो अगर साइक्लिक ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाता है। सही बात है। देखो, अगर हमने लिखा कोई वेक्टर हमारे पास ऐसे लगा हुआ ए वेक्टर, फिर मैंने लिखा बी वेक्टर, फिर मैंने लिखा सी वेक्टर, फिर मैंने लिखा यहां पर मान लो डी वेक्टर, मैंने ऐसा लगाया और मैं बोल रहा हूं कि इन सबका समेशन जो है नेट वो 0 हो जाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचो, मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो अगर मैं आपसे बात करूं नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना 0, क्योंकि हम वापस वहीं पहुंच गए, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। मतलब वेक्टर के हिसाब से अगर बोलोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो छोटी सी बात है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो समेशन है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अगर मैं रूल से बात करूं तो रूल के हिसाब से भी मैं जानता हूं कि जहां अगर साइक्लिक ऑर्डर में हमारे सीक्वेंस में अगर वेक्टर्स लगे होते हैं तो पहले वाले की टेल से लेकर के फाइनल वाले के हेड तक को हमें डायरेक्टली जोड़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जहां पर हेड है और वहीं पर टेल भी है, इसका मतलब है कि यहां पर नेट जो वेक्टर समेशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये बात एज अ रिजल्ट आप याद रखेंगे, तो एज अ रिजल्ट आप ये बात याद रखने वाले हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए तो इसका फिर आंसर बताओ, हमारा आंसर क्या आएगा। यहां पर मैंने लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर, यहां लिखा मैंने सी वेक्टर, और इधर लिखा मैंने डी वेक्टर, और मैंने यहां पर लिखा ई वेक्टर। तो मैंने इस तरह से कुछ 5 वेक्टर्स बना दिए हैं। आपसे पूछा यह गया है कि इनमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर में कुछ आपस में कुछ इनमें कुछ रिलेशन बनने वाला है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन वैसे एग्जाम में आपसे ऑब्वियसली अगर पूछेगा तो एग्जाम में ऑप्शंस भी देगा। तो सवाल ये है कि अगर मैं ये वेक्टर्स में रिलेशन निकालूं कि आपस में क्या रिलेशन बनने वाला है, तो ऑब्वियसली बड़ा अजीब सा, इसमें आप कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल है। तो इसमें तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास इस तरह के वेक्टर्स लगे और एक हमारे पास एक काइंड ऑफ एक कंप्लीट साइकिल टाइप बना रहे हो, तो इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है सॉल्व करने का तरीका कि हमें सारे वेक्टर्स साइक्लिक ऑर्डर में जोड़ने होते हैं। अगर साइक्लिक ऑर्डर में होते, सारे वेक्टर्स सीक्वेंस में लगे होते, तो फिर हम बोलते हैं नेट जो हमारे पास समेशन होगा वो 0 हो जाएगा। सही है, तो फिर इसको हम कैसे मैनेज करें। देखो, मैंने बोला कि जो ए वेक्टर है ऑलरेडी सही लगा हुआ है, इसको रहने दो, कुछ नहीं करो। बी वेक्टर भी सही लगा हुआ है, इसको भी कुछ मत करो। जो सी वेक्टर, अगर ये वेक्टर हमारा ऐसे होता तो हमारी ज्यादा बेहतर होता, तो मैंने इस वेक्टर को मैंने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अगर मैं वेक्टर हमारे पास ऐसे है, अगर हमारे पास वेक्टर ऐसे था, इसको मैंने चेंज करके ऐसे कर दिया, इसका मतलब मैंने इसके मैग्नीट्यूड को वही रखा लेकिन मैंने डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। तो जो नया वेक्टर तैयार होगा ये वाला, ये वेक्टर ऑब्वियसली पुराने वाले वेक्टर का माइनस टाइम्स होगा। तो अगर मैं वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूं तो माइनस साइन आ जाता है, बाकी सारी बातें वही रहेंगी। तो अगर ये सी वेक्टर था तो इस वेक्टर को मैं बोलूंगा माइनस ऑफ सी वेक्टर। ये डी वेक्टर सही लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे लगा रहने दूंगा। फिर ये ई वेक्टर भी सही नहीं लगा हुआ है, इसको मैं सही करूंगा, इस तरफ लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये वाला अगर ई वेक्टर है तो ये वाला माइनस ई वेक्टर हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास अब साइक्लिक ऑर्डर में अगर वेक्टर्स हमारे लग गए हैं तो इसके लिए फिर हमारे लिए लिखना आसान होगा। मैं बोलूंगा समेशन सबका मिला करके 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन आपको कुछ दिए गए तो आप इसको वही उसी के हिसाब से आप देख लेना क्या ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल
मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, पॉजिटिव वालों को एक तरफ लिख लेता हूँ, नेगेटिव को मैं इधर भेज दूंगा, तो माइनस सी वेक्टर अगर इधर जाएगा तो ये सिंपल सी वेक्टर बन जाएगा, और ये लिखा है माइनस सी वेक्टर इधर जाएगा तो ये सिंपल ई वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर लिख सकते हैं, रटने वाली बात नहीं, एज अ क्वेश्चन आप इसको समझे। तो काम की बात क्या समझे कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस में वेक्टर्स लगे होते हैं तो उसमें हमें एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होगा कि वेक्टर के बाद एक सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं इसका समेशन 0 है, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट समझा है ये वाला। ठीक है।